स्वागत है। आज हम कला, विज्ञान और हमारे दिमाग, इनके बीच के गहरे रिश्ते पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे भाई संगीत सुनना या कोई पेंटिंग देखना या बस यूं ही टहलना ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि हमारे शरीर और मस्तिष्क में ना असल में कुछ बदलाव लाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कला महज एक शौक है या फिर हमारे शरीर और दिमाग की कोई बुनियादी जरूरत? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और विज्ञान, खास तौर पर ये जो नया क्षेत्र है न्यूरो एस्थेटिक्स, वो अब इसका जवाब देना शुरू कर रहा है। एक तरह से टेक्नोलॉजी हमें दिखा रही है कि कैसे कला, सौंदर्य के अनुभव हमारे जीव विज्ञान को बदल सकते हैं, बिल्कुल। नर्व्स के लेवल तक। ये सिर्फ एहसास या भावनाएं नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। अरे वाह, सच में? जैसे वो एक कहानी थी ना, अल्जाइमर के मरीज की, जिसने सालों बाद अपने बेटे को पहचाना सिर्फ अपने पसंदीदा पुराने गाने सुन के। या फिर वो वर्चुअल रियलिटी, उससे जले हुए मरीजों का दर्द कम होता है। सुनने में तो ये यकीन करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इतने बड़े नाटकीय उदाहरण ही नहीं है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 45 मिनट कुछ भी आर्ट बनाने से, अच्छा। चाहे कोई कितना भी माहिर हो या ना हो, उससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, उसका लेवल कम हो सकता है। अच्छा, सिर्फ 45 मिनट। तो हाँ ये तो शुरुआती स्तर पर हो गया, सिर्फ 45 मिनट। हाँ। और इसी तरह जैसे रंग भरना बच्चों वाली एक्टिविटी लगती है ना, पर वो भी मस्तिष्क का जो एमिगडाला है, जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, उसे शांत करके चिंता घटा सकती है। तो ये तो हुआ मानसिक स्तर पर। जी। पर क्या इसका असर शरीर पर भी मतलब नापा जा सकता है? जैसे आपने वो वीआर वाला जिक्र किया, जी जी। वो तो सीधा शारीरिक दर्द पर असर हुआ। हमारे स्रोतों में वो पार्किंसंस के मरीजों के लिए डांस के फायदे भी बताए गए थे। हाँ, उसके भी प्रमाण मिल रहे हैं। डांस जैसी जो लयबद्ध गतिविधि है ना, वो संतुलन और चाल सुधार सकती है। शायद इसलिए क्योंकि ये दिमाग को नए रास्ते बनाने या जो मौजूदा हैं उन्हें मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के लिए भी उम्मीद है। कुछ शोधकर्ता प्रकाश और ध्वनि की खास आवृत्तियां, जैसे 40 हर्ट्ज गामा तरंगे, आपको पता है ये मस्तिष्क की हाई लेवल की जो सोचने समझने की क्रियाएं हैं उनसे जुड़ी होती हैं, तो उनका इस्तेमाल करके देख रहे हैं कि क्या वो मस्तिष्क की गतिविधि सुधार सकती हैं और बीमारी से जुड़े जो हानिकारक प्लाक होते हैं उन्हें कम कर सकती हैं। ये समझना तो बड़ा फैसिनेटिंग है कि बाहरी अनुभव हमारे अंदर इतने गहरे बदलाव कैसे ला सकते हैं। वो अल्जाइमर और संगीत वाली बात, या कैसे कोई जानी पहचानी खुशबू सालों पुरानी यादें ताजा कर देती है एकदम से। क्या हमारी इंद्रियां मतलब सेंसेस इसमें मेन रोल निभाती हैं? निश्चित रूप से। हमारी इंद्रियां ही तो दुनिया और हमारे दिमाग के बीच का पुल है। गंध की बात आपने की, वो तो सीधे दिमाग के भावना और स्मृति वाले केंद्रों से जुड़ी है, उल्फैक्टरी ऑर्टेक्स जिसे कहते हैं। इसीलिए उसका असर इतना इतना तुरंत और इतना शक्तिशाली होता है। और दिमाग खुद भी तो वो बदलता रहता है ना। मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है। क्या कला के अनुभव इसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही यही है कि हमारा दिमाग अनुभवों के आधार पर लगातार खुद को बदलता रहता है, ढालता रहता है। कला जैसे भावनात्मक और यादगार अनुभव वो दिमाग में नए कनेक्शन बना सकते हैं या पुरानों को मजबूत कर सकते हैं। एक कहावत है ना, जो कोशिकाएं एक साथ सक्रिय होती हैं वे एक साथ जुड़ती हैं। हाँ, सुना है। ये थोड़ा सरलीकरण है, पर मूल विचार यही है। अनुभव हमारे दिमाग की वायरिंग बदलते हैं। मतलब हर गाना, हर तस्वीर, वो एक छोटा सा रीवायरिंग प्रोजेक्ट है हमारे दिमाग के लिए। तो मतलब सिर्फ कला ही नहीं, हमारा आसपास का माहौल वो भी मायने रखता है। गूगल का वो प्रयोग था ना, अ स्पेस फॉर बीइंग, वो इसी तरफ इशारा करता है शायद, कि अलग-अलग कमरों ने लोगों पर शारीरिक रूप से अलग-अलग असर डाला, भले ही उन्हें पता न चला हो। सही कहा। समृद्ध वातावरण जिसे कहते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, कला हो या बस दिलचस्प संवेदीय अनुभव हो, वो सीखने और सेहत दोनों को बेहतर करते हैं। और ये असर सिर्फ तात्कालिक शारीरिक अनुभव तक ही नहीं रहता। कला और सौंदर्य के अनुभव हमें सिर्फ बीमारियों से लड़ने में ही मदद नहीं करते, बल्कि एक ज्यादा भरा पूरा जीवन जीने में भी मदद करते हैं, जिसे हम फलने फूलने वाला जीवन, फ्लरिशिंग, कहते हैं। फलना फूलना ये सिर्फ ठीक होने से ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन जीना।
कला, विस्मय मतलब ऑ, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और जुड़ाव, कनेक्शन, ऐसी भावनाओं को जगा सकती है। और ये भावनाएं मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी भलाई और हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और जुड़ाव की बात करें तो कला समुदायों को कैसे जोड़ती है? वो एडवर्ड ओ विल्सन का जिक्र था, विकासवादी जीव विज्ञानी, कि कैसे हमारे पूर्वजों ने आग के आसपास कहानियों, गीतों से बंधन बनाए। हाँ, कला हमेशा से सामाजिक रही है, मतलब उसका एक सामाजिक पहलू हमेशा से रहा है। कहानियाँ, संगीत, नृत्य, ये सब क्या है? ये साझा अनुभव है जो हमें एक साथ लाते हैं, सहानुभूति बढ़ाते हैं और हमारे सामाजिक मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं। आज भी आप देखिए, कोई कॉन्सर्ट हो या कोई सामुदायिक कला परियोजना, ये हमें अकेलापन कम करने और एक समूह का हिस्सा महसूस करने में मदद करते हैं। ये हमारी एक गहरी जैविक ज़रूरत को पूरा करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो बिल्कुल साफ है कि कला सिर्फ दीवारों पर टांगने या सुनने के लिए नहीं है। यह एक सक्रिय, शक्तिशाली चीज़ है जो हमारे जीव विज्ञान को आकार देती है, हमें ठीक करती है, सीखने में मदद करती है और हाँ, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये वाकई हमारे शरीर और दिमाग की एक बुनियादी जरूरत लगती है। बिल्कुल। और विज्ञान अब इन अनुभवों के पीछे के जो तंत्रिका, रासायनिक, न्यूरोकेमिकल और शारीरिक बदलाव है, उन्हें उजागर कर रहा है, जिन्हें मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये हमारे अंदर होने वाला एक वास्तविक जैविक बदलाव है। तो अगली बार जब कोई संगीत सुने या प्रकृति में समय बिताए या बस कुछ पल निकाल के डूडल बनाए, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ वक्त बिताना नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपनी सेहत और खुशहाली का पोषण करना है। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने रोजमर्रा के जीवन में मौजूद छोटे छोटे सौंदर्य अनुभवों पर ध्यान देना शुरू करे, जैसे सुबह की पहली किरण या किसी फूल की खुशबू या अपने पसंदीदा कप की बनावट, उसका स्पर्श, तो सिर्फ इस ध्यान देने भर से उसके अपने अनुभव और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है, सोचने वाली बात है।